कॉनिचिवा मिनासान ओगेंकी दिस्का। सबसे पहले मेरे चैनल पर आप बहुत सारी वीडियोस देख भी चुके हो, बहुत सारी चीज़ें समझ भी चुके हो। तो आपने बहुत सारी जापानीज़ की एक अगर हम बात करें वर्ब की भी समझा, जापानीज़ की आपने एडजेक्टिव भी समझी और जापानीज़ की आपने जो है बहुत सारी वोकैबुलरी भी समझी। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जापानीज़ के अंदर आप किस तरीके की वोकैबुलरी का कैसे यूज़ कर सकते हो। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है कोई JLPT N5 दे रहा हो, कोई JLPT N4 दे रहा हो, कोई N3 दे रहा हो। तो होता क्या है कि जब हम JLPT का जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो पता ही नहीं होगा कि वोकैबुलरी किस तरीके से यूज़ करनी है, किस तरीके से बोलनी है, तो आपको तो वो चीज़ समझ ही नहीं आ पाएगी ना। अगर आप सोचो कि किस तरीके से मुझे वोकैबुलरी की बात करनी है या फिर मुझे पता ही नहीं, जैसे मैंने आपको एक वर्ड दिया ताबेमास का मतलब क्या होता है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक ताबेमास इन जापानीज या फिर उसका मीनिंग क्या होता है, तो आपको वो चीज़ें नहीं पता चल पाएंगी। जैसे मान लिया अब आपको चलो पता भी चल गया कि रीडिंग ही है, मान लिया आपको एक सेंटेंस लाइन या फिर जिसे हम दोक्काई कहते हैं, जापानीज में हम रीडिंग को दोक्काई कहते हैं। जब दोक्काई हम रीड करते हैं तो उसमें ना एक ही लाइन के अंदर कम से कम 6 से 7 नई वोकैबुलरी जो है यूज़ होती है। जब आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, अगर आप एक लाइन पढ़ोगे, उस लाइन को पढ़ने के बाद आपको हर एक का मीनिंग बार बार पता चलता रहेगा, तो आप तो उस चीज़ को लिख लोगे या फिर उसको समझ लोगे। अगर एक लाइन के अंदर आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, और इस चक्कर में जो JLPT का दूसरा सेशन दोक्काई वाला है वो आपका खराब चला जाता है। अब तीसरी चीज़ हम किसकी बात करते हैं, लिसनिंग की। लिसनिंग के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, वोकैबुलरी पता होनी चाहिए। अगर लिसनिंग की अगर हम बात करें कि वोकैबुलरी किस टाइप की होती है, किस तरीके से होती है, वो चीज़ तभी समझ आ पाएगी जब आपको वोकैबुलरी की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे हम मान लिया ऐसे लिसनिंग में बोलता है इमा वाताशिवा तबेरु ने, मतलब एक मैं जनरल फॉर्म में बता रहा हूँ। जैसे वो एक तरीके से बोलता है कोनिचिवा मिनासान ओगेंकी दिस्का, ए दोजो रिचिको ओनेगाशिमासु ने। इतनी स्पीड में जापानीज की वो कन्वर्सेशन होती है। इफ़ यू डोंट बिलीव, लाइक यू कैन वॉच एनीमे, तो एनीमे में आप इस चीज़ को, ये जापानीज में हम ड्रामा देखते हैं, उस चीज़ को आप देख सकते हो। अब आपको पता नहीं चलेगा, हाँ होंतो देस्ने शुमितो-सान आशितावा दोको इकिमासु का। अब आपको आशिता का मीनिंग नहीं पता होगा, दोको का मीनिंग नहीं पता होगा, इकिमासु का मीनिंग नहीं पता होगा, तो आपको समझ कैसे आएगा। एक तो हाय जामाता आशिता ओयासुमी नासाई, अब आपको ओयासुमी नासाई का मीनिंग नहीं पता होगा, फिर कैसे करोगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके लिए आपको वोकैबुलरी इज अ सी, वोकैबुलरी इज अ मेन एलिमेंट, वोकैबुलरी इज अ गोल्डन की ऑफ एनी लैंग्वेज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जापानीज लैंग्वेज। इफ यू आर डूइंग any language, then vocabulary is a key, vocabulary is a golden key of any language. If you don't know what to speak, how to speak, मतलब किस तरीके से हम किस चीज़ को बोल रहे हैं, तो आप वो चीज़ को कर ही नहीं पाओगे। अब मान लिया चलो तुम्हें पता चल गया कि किस तरीके से जापानीज में हम वोकैबुलरी की बात करते हैं, वोकैबुलरी को समझते हैं। अब इस चीज़ की हम थोड़ा एक और नई चीज़ सीखते हैं, उस चीज़ को हम समझेंगे, उस चीज़ को हम बात करेंगे। तो अब कहने का मतलब क्या है कि जितना आप वोकैबुलरी को अच्छे से समझोगे तभी जाके आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो पाएगी। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि किस तरीके से कौन सी वोकैबुलरी को यूज़ करना है, तो आपको वो चीज़ें पता ही नहीं हो पाएंगी। अब अगर हम बात करते हैं इसके पैटर्न्स की, अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लिया N5 की बात करें या N4 की बात करें, जैसे जापानीज़ की वर्ब की फॉर्म की बात करें। अब आपको जापानीज़ की वर्ब की फॉर्म ही नहीं पता कि किस तरीके से जापानीज़ की वर्ब की फॉर्म होती है। हाँ भाई, किस तरीके से हम जापानीज़ वर्ब की फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, तो आपको पता नहीं होगी। जैसे डिक्शनरी फॉर्म होती है, प्लेन फॉर्म होती है, ता फॉर्म होती है, मासेन फॉर्म होती है, नाई फॉर्म होती है, ताबेता फॉर्म होती है, ताबेना कात्ता फॉर्म होती है, तेवा इकेमासेन फॉर्म होती है, माशो फॉर्म होती है। कितनी सारी फॉर्म मैंने तुम्हें एक ही मिनट में बता दी। कैसे होगा? प्रैक्टिस करने से होगा। अब होता क्या है कि जापानीज में हम सोचते हैं अरे हमने पढ़ लिया, हमें तो सब समझ आ गया। ऐसा नहीं होता भाई, इतना आसान होता तो सबको पढ़ के समझ आ जाता है, ऐसा नहीं होता। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन एनी फील्ड, देन यू हैव टू डू hard work and you have to come out from your comfort level if you want to be successful in your life. I'm not talking about Japanese language, I'm just talking about like if you be excel in any field, then you have to do hard work and come out from your comfort level, तभी जाके तुम इस चीज़ को कर पाओगे। अब अगर तुम सोचो कि इस तरीके से चीज़ों को कैसे करेंगे, तो वो चीज़ तुम्हें जो है अच्छे से समझनी है, वो चीज़ तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम चीज़ों को कैसे जो है वो समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसी और चीज़ की। जैसे मान लिया मैंने तुम्हें कहा कि हाँ भाई जापानीज़ की एक वर्कशीट दे दी। अब तुम सोचो कि मुझे तो जापानीज़ का पूरा चैप्टर आता है। चैप्टर आने से कुछ नहीं होने वाला भाई, जब तक वर्कशीट सॉल्व नहीं करोगे। हम सोचते हैं हमने MCQ वर्कशीट सॉल्व कर ली, अरे ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। जापानीज़ की जब तक रिटर्न में वर्कशीट सॉल्व नहीं करोगे, सबसे पहले तो अपने दिमाग में मोटिव क्या रखो कि तुम्हें जो है वो JLPT को अभी साइड रखो। पहले एक अच्छे स्टूडेंट की तरह यू हैव टू लर्न लैंग्वेज। आपको सबसे पहले लैंग्वेज सीखनी है।
एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सबसे पहले फोकस क्या करो, एग्जाम को साइड हटा दो, सबसे पहले फोकस करो कि तुम्हें एक लैंग्वेज सीखनी है। जब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें लैंग्वेज सीखनी है, जब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें ये चीज़ ऐसे करनी है, तब तुम्हें चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब तुम्हें पता ही नहीं होगा कि हाँ भाई अब तुम सोचो जल्दी से मैंने एग्जाम क्लियर करना है, आई एम जस्ट स्टडिंग, आई जस्ट वांट टू क्लियर माय एग्जाम, सो उस चीज़ में फ़ायदा नहीं। क्योंकि अब देखो ना, हम इंडिया के अंदर रहते हैं या आप कहीं भी किसी भी कंट्री से वीडियो देख रहे हैं, अब उस वीडियो के अंदर क्या है कि हम किसी भी कंट्री में रहते हैं, हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, तो उसमें क्या है कि हमें वो सीखनी नहीं पड़ती, हमें उस चीज़ की वो नहीं होनी होती, क्योंकि हमें बचपन से उस चीज़ को सीख रहे हैं। तो जापानीज़ में क्या है कि हमें जितना हो सके ना उस चीज़ पे फोकस करना है। जितना हम चीज़ों को फोकस करेंगे, जितना हम चीज़ों को सीखेंगे, उस चीज़ को तभी अच्छे से समझ पाएंगे। और दूसरी चीज़ तो बस यही है कि जितना हो सके जापानीज़ को अच्छे से फोकस करके पढ़ो। अगर पढ़ रहे हो, कर रहे हो, तो मेहनत से करो। ये नहीं कि बस कर लिया, टाइम पास कर लिया, उसका कोई फ़ायदा है ही नहीं। अब मैं अपनी इतनी सारी वीडियोस में बताता हूँ, या अगर आप जापानीज़ पढ़ भी रहे हो, तो मैंने आपको इतनी बार कहा है कि अगर आपको कोई डाउट हो तो, या फिर आपको कोई टॉपिक समझ ना आए, तो टॉपिक की एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, तो उस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन को आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो। क्योंकि जितना आप टॉपिक को पूछोगे, जितना आप टॉपिक को समझोगे, टॉपिक की जो एक्सप्लेनेशन है, मान लिया आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, जैसे आपको मशीन का पैटर्न नहीं आ रहा है या मशीन का फॉर्म नहीं आ रही, तो आप क्या कहते हैं उस टॉपिक को, उस चीज़ को जो है कमेंट में डालो कि सर मुझे ये चीज़ नहीं आ रही, प्लीज़ मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक, तो मैं उस वीडियो भी उस टॉपिक के बनाऊंगा। तो जितना आप इस चीज़ को करोगे उतना चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। अब आप सोचो क्या कहते हैं कि हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जितना हो सके हम जब तक क्वेश्चन की फॉर्म में उसको याद नहीं करेंगे तब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो यही चीज़ जस्ट आई वांट टू से, आई वांट टू शेयर विद यू ऑल कि जितना हो सके जापानीज़ को क्या है, देखो लैंग्वेज टफ है, टफ मतलब है, लेकिन इतनी भी टफ नहीं कि समझ ना पाओ। बस मेन थिंग क्या है कि अभी फोकस किस चीज़ पे करो कि तुम्हें लैंग्वेज आनी चाहिए, अभी फोकस किस चीज़ पे करो तुम्हें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब तुम इस चीज़ पे फोकस करके पूरा डेडिकेट होके काम करोगे, तो तुम्हें अपने आप ही चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी, और सभी की सभी चीज़ें अच्छे से जो है एक एक चीज़ें टिप्स पे हैं जो वो समझ आने लग जाएगी। तो लगातार जब हम इस चीज़ को करते रहेंगे, वर्कशीट को सॉल्व करते रहेंगे, चीज़ों को समझते रहेंगे, तो हमें ये चीज़ें अपने आप ही अच्छे से समझ आती रहेंगी। अब हम सोचें कि हम चीज़ करें भी ना और हमें समझ भी ना आए, तो ऐसा नहीं होता। आपको सबसे पहले अच्छे से वोकैबुलरी को, बाकी सभी की सभी चीज़ों को अच्छे से मेहनत करके लर्न करना पड़ेगा। जब आप लगातार लर्न करोगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। और एक बारी के कहते हैं जापानीज़ अगर आपको आ गई तो आप अपने से छोटे जनों को भी जापानीज़ पढ़ा सकते हो, साथ में उनकी मदद कर सकते हो। जितना हो सके आप जब किसी भी चीज़ को लर्न करो और अपने फ्रेंड सर्कल या किसी जूनियर को उस चीज़ को समझाओ, उस चीज़ को बताओ, तो अपने आप ही, क्योंकि इस चीज़ याद करने पढ़ने से ज़्यादा जब हम उस चीज़ को किसी को समझाते हैं, किसी को बताते हैं, तब हमें ज़्यादा वो चीज़ जल्दी अंडरस्टैंडिंग होती, याद होती है। जब हम उस चीज़ को खुद पढ़ते रहते हैं तो क्या कहते हैं वो चीज़ें याद नहीं होती। जब हम उस चीज़ को किसी क्वेश्चन की फॉर्म में पूछते हैं, या फिर क्या कहते हैं जब हम उस चीज़ को किसी को समझाते हैं या बताते हैं, उसके बारे में बार बार डिस्कशन करते रहते हैं, तभी हमें वो चीज़ जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होती है, याद होती है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जापानीज़ से रिलेटेड ऐसी नई वीडियोस आपके पास आती रहें। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।